हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। ठीक है, आगे लाइव। स्वाति की कलम से गुड़िया कुमारी, गुड इवनिंग। अरविंद अग्रवाल, अंजना चौधरी, मोहम्मद खान, आरती कुमारी, सुगना गुजर और आरती चौधरी, दीपेश सुथार वागड़ की धरा से। ठीक है, आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, शुभ संध्या आप सभी को। तो तैयारी बढ़िया चल रही है आप सब लोगों की? कोई नहीं, तैयारी बढ़िया है। जिसके इस पेपर में अगर 24-25 मार्क्स आ रहे हैं, ये मानो कि वो शॉर्ट अगले एग्ज़ाम में भी जो है ना, आपके मेन एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी अच्छा फोड़ने वाले हैं। अभी से उनकी तैयारी अच्छी है। ठीक है। 12 से राम राम कपिल नागर जी, आपको भी राम राम। और रामकिशोर गुजर, निकिता मेहरा, पूजा चौधरी, राजकुमार मीना, रामावतार चौधरी। ठीक है, शुरू करते हैं हमारी कहानी आज। न्यू वर्जन इज अवेलेबल, अपडेट नाउ। नो, अभी नहीं चाहिए अपडेट। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर हमारा शुरू होता है। लाइव टेस्ट के सॉल्यूशंस हो रहे हैं। ये अपना शेड्यूल है। 2 तारीख को पहला टेस्ट आपका हो चुका है, दूसरा टेस्ट आपको 5 तारीख को होना है, तीसरा टेस्ट आपका 11 तारीख को होना है, चौथा टेस्ट आपका 12 तारीख को और 5वां टेस्ट आपको 16 तारीख को होना है। ये शेड्यूल आपके दिमाग में होना चाहिए। किसी दिन अरे मीनाक्षी सोलंकी आपका नाम भी लें, ठीक है। जीएसटी देना, जीएसटी तो लगता है भाई, आजकल हर चीज़ में लगता है। हाँ, नवलगढ़ से नमस्ते, राम राम जी आपको भी, प्रिया चंदा। ठीक है, तो ये टेस्ट शेड्यूल आप ध्यान रखें अपना, टेस्ट शेड्यूल याद रहेगा तो। हाँ, और लाइव जो है लगभग यही समय रहेगा आने का, 8 से 9 के बीच में। मैं जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन मैं आपके पास लाइव आ जाऊँगा। जय जोहार महेश डमोर जी आपको। शुरू करें, जय जोहार। टॉपिक करते हैं जोहार अपन। आज के पहले टॉपर देख लो इस टेस्ट के, सीमा देवी। ये है स्टार आज की, 30 आउट ऑफ 30। ठीक है सर, नोटिफिकेशन बहुत देर से मिलता है, कोई बात नहीं यार, छोटी छोटी बातों में क्या नोटिफिकेशन देर से मिलता है, वो होता ही होता है। टेस्ट मिल गया ना, बस कोई बात नहीं, बढ़िया है। ठीक है। हाँ, तो सीमा देवी टॉप किया है, 30 आउट ऑफ 30 हैं। डीके जांगिड़ जो हैं उनके 29 है, प्रियंका मेहता के 29 है, और प्रीति जाट के 29 है, ऋचा शर्मा के भी 29 है। और इन्होंने टेस्ट जो दिया है आप ये देखिए, 5 मिनट में 30 आउट ऑफ 30। तो फिर वहाँ एग्जाम में आपके पास टाइम कहाँ से कम पड़ जाता है, ये बताओ। है सर, टाइम कम पड़ गया एग्जाम में। इधर 5-5 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वालों, एग्जाम में कहाँ टाइम कम पड़ता है तुम्हारे पास। ठीक है, सो ये आपका अब यहाँ पर जो है, ये जो नाम है ये तो ब्रिलियंट बच्चे हैं। इसके अलावा मैंने कहा कि अगर किसी के इस टेस्ट में 25 मार्क्स भी आ रहे हैं तो यकीन मानिए उनकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, वो वैसी ही तैयारी करते हैं, लगातार अपनी तैयारी जारी रखें। जिसके 22 से 25 के बीच में आ रहे हैं वो भी लगभग दौड़ में है अच्छी खासी में। इससे कम कोई स्कोर कर रहा है तो वो मेहनत करें, इस दौड़ में शामिल हो जाएं। ठीक है। हाँ, क्योंकि समय अभी बहुत है मेरे पास, लगभग 6-7 महीने हमारे पास हैं अगले एग्ज़ाम के लिए। इस एग्ज़ाम में आप 100% सबके सब पास होने वाले हो, डोंट वरी, उसकी आप चिंता मत कीजिए कि 60% लाना हमारे लिए हाँ कोई बड़ी बात है। ठीक है जी। आपका फुल नाम क्या है? अनिता चौधरी। अरे फुल ही अपना, ठीक है। AK शर्मा, अशोक कुमार शर्मा नाम है। हाँ, स्टार्ट कर दें। गॉट क्या लगा चलो ठीक है, ये तो सारी शादी ब्याह हो रखे हैं मेरे, टेंशन नहीं है आपको उसकी। ठीक है। हाँ, ब्रूनर के सिद्धांत की अवस्थाओं का उपयुक्त क्रम है। ओ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी है क्या मिथिलेश? ठीक है, धन्यवाद आपका। ब्रूनर के सिद्धांत की अवस्थाओं का उपयुक्त क्रम है, द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी इज। आपको पढ़ाया गया होगा, डेवलपमेंट लाइव पढ़ाया होगा, मैम ने पढ़ाया होगा, सर का रिकॉर्डेड कोर्स आपने देखा होगा। सो ये आपके लिए बड़ी चीज़ नहीं है। इसका अब आंसर हम देते हैं, आप आंसर दो पहले, फिर हम भी इसका आंसर देंगे। ठीक है, आ जाओ। क्रियात्मक, प्रतीकात्मक और प्रतिमात्मक। प्रतिमात्मक, क्रियात्मक और प्रतीकात्मक।
क्रियात्मक, प्रतिमात्मक और प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, प्रतिमात्मक और क्रियात्मक। ठीक है। ESI इनएक्टिव, सिंबॉलिक, आइकॉनिक, आइकॉनिक, इनएक्टिव, सिंबॉलिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक, आइकॉनिक, इनएक्टिव। इसका आंसर आप देते रहो, है ना। अब जो है ये देखो, ये जो क्रियात्मक, प्रतीकात्मक, प्रतिमात्मक, ये जो शब्द हैं अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किए गए हैं, ये याद रखिए। ब्रूनर ने अपनी थ्योरी अंग्रेजी में दी है, ब्रूनर के शब्द ये हैं, ये ट्रांसलेट करके किताबों में लिखे गए हैं। सो इस प्रतिमात्मक को या प्रतीकात्मक को कहीं पे प्रतिबिंबात्मक लिख देते हैं, जो प्रतिमात्मक है इसको कई बार प्रतिबिंबात्मक लिख देते हैं, कभी कुछ और लिख देते हैं। इसलिए आप सिंपल सा ESI वाला जो है ये, या EIS जो है, हाँ ये याद रखें। ठीक है। E मतलब इनएक्टिव, I मतलब आइकॉनिक, S मतलब सिंबॉलिक। ये सीक्वेंस याद रखें। सिर्फ ब्रूनर की जो सीक्वेंस है वो क्या है, EIS है जी, याद रखेंगे। हाँ, जिसने बिल्कुल इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, मनीष भाभोर। ठीक है। सो जिसने सी आंसर किया है उसका टकाटक बढ़िया काम चल रहा है। ये EIS याद रहेगा ना। हाँ, मैं अपना पेन बदल लेता हूँ। ये ब्रूनर की सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को याद रखें। इनएक्टिव का मतलब होता है, अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो जो साइकोमोटर स्टेज है, यानी कि अपनी मसल्स से काम करता है, अपनी मेमोरी, अपने चिंतन का ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, हर चीज़ को दर्शाने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अपनी बॉडी की, अपनी मांसपेशियों का उपयोग करता है। फिर आती है आपकी आइकॉनिक स्टेज, यानी कि प्रतिमात्मक। अब आती है इसके दिमाग में प्रतिमाएं, इमेजेस, यानी कि मेमोरी की शुरुआत हो जाती है। इसके दिमाग में कोई भी चिंतन होगा तो वो उस प्रकार के चिंतन में इसके दिमाग में कल्पनाएं होंगी, चित्र बनेगा तो ही चिंतन होगा। तीसरी अवस्था है प्रतीकात्मक, यानी कि अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसको कह सकते हैं। अभी प्रतीकों के बारे में, जिस चीज की सीधे चित्र दिमाग में नहीं उभरते हैं, उनके बारे में भी चिंतन करने लगता है। तो ये चिंतन की 3 अवस्थाएं कह सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं कह सकते हैं हमको ब्रूनर के अनुसार। ठीक है। सो कैसे कैसे व्यक्ति का संज्ञान डेवलप होता है, तो पियाजे की भी अपनी 4 अवस्थाएं हैं और ब्रूनर की अपनी 3 अवस्थाएं, दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। ठीक है। हाँ जी, हमारा भी सही है बिल्कुल। अनिल कयात आपका भी सही है, ज़्यादातर सबका सही है। सर जल्दी जल्दी करवा दे। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, आ जाओ। शिशु का विकास विभिन्न वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, निम्न में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है। वातावरणीय कारकों से शिशु का विकास होता है। ठीक है। व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 2 ही कारक होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो इनमें से वातावरण में कौन सा शामिल नहीं है? पोषण, खेल का मैदान, माता पिता का आर्थिक सामाजिक स्तर और गुणसूत्र। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ ए बेबी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस? न्यूट्रिशन, प्लेइंग फील्ड, द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स एंड क्रोमोसोम्स। अब आपको आंसर देना है जी। अरे ये सबको आता है ना, साइंस वालों को तो आता ही आता है और आर्ट्स वालों को भी सबको आता है। गुणसूत्र जो है वो आपकी आनुवांशिकता को दर्शाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? जीन्स जो होती है आपकी, जो जीन्स होते हैं ना, उसके जीन्स में ही है, उसके जीन्स की वजह से आपके जो चेंजेस होते हैं। तो एक जीन्स की लंबी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, जिसमें 5, 7, 10 हजार जीन जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं गुणसूत्र। ठीक है। तो गुणसूत्र जो हैं वो आपके जीन्स को निर्देशित करते हैं, आपकी आनुवांशिकता को निर्देशित करते हैं। बच्चे का जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, प्लेइंग फील्ड है, खेल का मैदान है, या माता पिता का स्तर है, ये सब उसके वातावरण में शामिल होते हैं। तो ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्रोमोसोम्स। अगला है सिफेलोकॉर्डल विकास नियम के अनुसार पहले सिर के भाग, फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास। पहले धड़, हाथों और पैरों का विकास, फिर सिर के भाग का विकास, संपूर्ण शरीर का समान विकास और व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर। सिफेलोकॉर्डल नियम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या होता है जी सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट में? ठीक है। हाँ, विकास के नियम जब आपने पढ़े होंगे तो विकास की दिशा का सिद्धांत आता है। विकास की दिशा के 2 सिद्धांत हैं। एक तो होता है केंद्र से परिधि की ओर,
ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। और दूसरा होता है सिर से पाँव की तरफ, ठीक है, इसको कहते हैं सिफेलोकॉडल। सिफेलो मतलब सिर और पाँव मतलब कॉडल, ठीक है, पूंछ को कहते हैं वैसे। पहले सिर का विकास, फिर क्रमशः धड़ का विकास, फिर हाथों का और फिर पैरों का विकास। आपका उत्तर यही है। आपने देखा होगा कि जब अपने घर में छोटा शिशु होता है तो छोटा शिशु सबसे पहले उल्टा लेट के अपनी गर्दन को बैलेंस करता है, इधर उधर देखता है, फिर वो अपने धड़ को ऐसे सांप की तरह उठाता है, फिर धड़ को बैलेंस करता है। जब 4-5 महीने का होता है तो वो बैठने लगता है, फिर बैठ के वो घुटनों के बल नहीं अपनी धड़ को अच्छे से बैलेंस करता है, अपनी हथेलियों को इनको बैलेंस करता है। उसके बाद उसकी थाइज में दम आता है, तब वो घुटनों के बल चलता है, और जब उसके टखनों में और उसकी एडियों में दम आ जाता है तब जाकर वो पैदल चलने लगता है। सर जी क्या क्या अदवा बनाए? अच्छा, एडवा बनाए हैं हम, ठीक है। अरे ठीक है, इसको याद रखो तुम तो बस। डायग्राम चित्र देख रहे हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य है? विकास के बारे में सत्य क्या है जी? ये विकास आपके घर वाला गली वाला विकास नहीं है, ये डेवलपमेंट वाला विकास है, ठीक है। हाँ, विकास के बारे में, डेवलपमेंट इज फॉल्स in the terms of development is the result of interaction. Development follows a systematic chain. Development is an individual process. Development takes place from specific to the general. विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। हाँ जी, बिल्कुल। अरे वाह, सिया यादव, ममता यादव, गुड़िया कुमारी, उषा वैष्णव, सबका ही टकाटक बढ़िया आंसर आ रहा है यार। तुम तो एक साथ डी 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 डी, ठीक है। विकास के अगर नियम पढ़े, विकास अंतःक्रिया का फल है। किस चीज की अंतःक्रिया? हाँ, वातावरण और अनुवांशिकता की अंतःक्रिया का फल होता है विकास। ये बात तो सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला है, बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध होता है विकास। पहले बचपन होता है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। तो एक श्रृंखला होती है। पहले बच्चा जो है धड़के कंट्रोल करता है, पैदल चलता है, फिर भागता है, फिर दौड़ता है। तो एक निश्चित क्रम में विकास होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल। व्यक्ति से व्यक्ति में विकास की भिन्नताएं पाई जाती है, लेकिन विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले व्यक्ति सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्टता बढ़ती जाती है, उसकी क्रियाओं में विशिष्टता आती जाती है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सर जी 2 प्रश्न में नहीं पूछा था, उसका सही उत्तर बताओ। 2 प्रश्न में नहीं पूछा था, उसका सही क्या बताएं भी 2 प्रश्न में, ठीक है। इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा जी? अगर लेकिन शिक्षण के जब नियम आते हैं ना, शिक्षण के सूत्र जो आते हैं, वहां पर ये उल्टा हो जाता है। शिक्षण के सूत्र में क्या होता है, हाँ, जो अधिगम, जो अगर उसके सूत्र देखते हैं हम, तो भाई कैसे पढ़ाना चाहिए, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले विशिष्टता और विशिष्ट चीजों को फिर जनरलाइज यानी उसका सामान्यकरण किया जाता है। वहां पर ये चीज उल्टी हो जाती है। विकास के संदर्भ में सामान्य से विशिष्टता की ओर लिए होता है विकास, ठीक है। दे दिया उत्तर। अगला प्रश्न 2 में क्या कहते थे? अच्छा, इसका कहते हैं, इसका उत्तर नहीं लगाया, ये लो नीचे लगा दिया था। तो किस समूह में किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं? किशोर अवस्था की विशेषताएं यहाँ पर किस समूह में शामिल है? तर्क शक्ति बिल्कुल होती है जी। संग्रह प्रवृत्ति होती है क्या किशोर अवस्था में? अनुकरण द्वारा सीखना। संग्रह प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? वो पाई जाती है बाल्यावस्था में, जब बच्चा कबाड़ी का रूप धारण कर लेता है ना। जहाँ से कुछ भी मिलता अपने थैले में डालते जाता है, कहीं कील मिल गया, कहीं नट मिल गया, कुछ भी मिल गया, वो सब अपने उसमें डालता रहता है। जो उत्तर कह सकते हैं कि शैशवावस्था के शुरू में या पूर्व बाल्यावस्था के आसपास ही बच्चा संग्रह प्रवृत्ति का शिकार होता है। वो खेल खिलौने भी इकट्ठे करता रहा, जो भी उसके सामान आता है सबको इकट्ठा। तो ये तो पूरी तरह से उसका नहीं है। जिज्ञासा हर अवस्था में पाई जाती है, शैशवावस्था में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कुसमायोजन किशोर अवस्था में पाया जाता है। तनाव मुक्त नहीं होता किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा तनाव पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। दिवा स्वप्न बिल्कुल पाया जाता है। विद्रोह की भावना बिल्कुल पाई जाती है, और तार्किकता उसमें होती है। ये बात सही है। तो उत्तर क्या है हमारा? सी। इसमें क्या गड़बड़ है जी?
समाज सेवा करता है क्या किशोर? बिल्कुल समाज सेवा। अरे समाज सेवा का मतलब यही नहीं कि भाई कोई ऐसे कर रहा हो। ये जो शादी ब्याह में जो लड्डू परोसते हो ना आप, वो भी तो समाज सेवा ही है। तो किस अवस्था के बच्चे ज्यादा करते हैं? जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं वो क्या है, उनको ही तो सबसे ज्यादा होता है ना। तो वो क्या है, समाज सेवा की भावना उनमें ज्यादा होती है। नैतिक विचार और धीमे परिवर्तनों का काल, ये इसमें गलत है। धीमे परिवर्तनों का काल नहीं है, किशोर अवस्था में बहुत तेजी से परिवर्तन आते हैं। शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। तूफान और झंझावातों की अवस्था, बिल्कुल परिवर्तन बहुत सारे आते हैं। सो एडोलसेंस के मामले में ये जो है कि दिवा स्वप्न सबसे ज्यादा एडोलसेंस में होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं। विद्रोह की भावना भी इनमें होती है और अमूर्त चिंतन आ जाता है। अमूर्त चिंतन आ जाता है तो तार्किकता सबसे उच्च स्तर की अगर पाई जाती है तो किशोर अवस्था से शुरू होती है तार्किकता, ठीक है। रिफ्लेक्शन की एज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? राजेश कुमार, मीना, पूजा, रुक जा। अच्छा आप रुक जाओ मीना जी, ठीक है जी। स्पीड से चलो चलो, अब टाइम नहीं है प्लीज। अरे तो मैं ना इसको रहने दो, जिसके पास टाइम नहीं है ना वो उसको बाद में फुल स्पीड में डबल गति से करके देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूपों से संवेगों को प्रदर्शित करता है। सही बात है क्या? बालक जो है वो प्रौढ़ों से अधिक, देखो बालक कौन हो गया? जो बच्चे 4-5 साल 6 साल के बच्चे हैं, 3-4-5-6 साल के बच्चे जो हैं वो बालक हो गए। और प्रौढ़ कौन हो गए? जो 19-18-19 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको हम प्रौढ़ कह सकते हैं। जनरली 20-25 साल के लोग हैं उनके। तो बालक प्रौढ़ से अधिक स्वेच्छा रूप से संवेगों को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल करता है। करता है कि नहीं करता? ठीक है, ये बात तो सही है। बालक की जब मर्जी हो जब रो ले, जब मर्जी हो जब हंस ले, कोई जगह नहीं देखता उसको। जब मर्जी आए ना वहां पे हंस लेता है, जहां मर्जी आए रो लेता है, जहां मर्जी आए गुस्सा हो लेता है। ना वो बाजार देखता, ना वो मातम देखता, ना शादी ब्याह देखता, ठीक है। तो स्वेच्छा तो होती है उसमें। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं। बालक के जो संवेग हैं वो प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं। ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। बालकों में तो ले दे के 2-4 संवेग ही तो होते हैं। आपने ब्रिजेस का संवेगात्मक वो पढ़ा होगा। तो बाल्यावस्था में तो बहुत कम संवेग विकसित होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसमें तमाम तरह के संवेग बढ़ते ही जाते हैं। जैसे अभी आप में कई तरह के संवेग है। ईर्ष्या है, आप ईर्ष्या के भी लेवल अलग अलग हो सकते हैं। आप में कुटिलता हो सकती है, आप में बहुत तरह की अच्छाई, मुस्काना अलग है, आपके लिए हंसना अलग चीज है। बच्चों के पास इतने ज्यादा संवेग नहीं होते, तो ये बात भी सही है। बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपक के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है। ये बात भी एकदम सही है। क्षीण उद्दीपक यानी कि छोटी मोटी चीज जो है ना, जिसके प्रति संवेगात्मक व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसके प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार दिखा देता है। छोटी छोटी चीजों पे नाराज हो जाना, छोटी छोटी चीजों पे हंस लेना, है ना। जिस चुटकुले पे आपको हंसी नहीं आए छोटे बच्चों को आ जाती है। जिस चीज पे आप सोचे गुस्सा आपको नहीं आया, वो टॉफी पे भी इतना मतलब 2 घंटे तक हाहाकार मचा देगा पूरे घर में रो रो के, ठीक है। तो मतलब छोटा सा कोई उद्दीपक हो, क्षीण उद्दीपक हो, उसके प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करते हैं। जबकि प्रौढ़ों में ऐसा नहीं होता है। उनमें अपने संवेगों को कंट्रोल करने की क्षमता ज्यादा होते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ बाद में लेना पूजा जी आप क्लास। प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में जल्दी परिवर्तित होते हैं। ये बात गलत है। प्रौढ़ के संवेग जो होते हैं, बड़े लोगों के जो संवेग होते हैं, वो जल्दी कन्वर्ट, मतलब कैसे कि प्रौढ़ों के संवेग जल्दी जल्दी ऐसे बदलते नहीं है। क्षण भर में तोला, क्षण में माशा, ऐसा नहीं होता। प्रौढ़ों के संवेग जो हैं वो लंबे समय तक रहते हैं। अगर मान लो गुस्सा है तो थोड़ा लंबा रहेगा, ठीक है। खुश है तो थोड़े लंबे समय तक रहेगा। बच्चों की तरह नहीं जल्दी जल्दी बदल जाए। तो ये वाली जो बात है ये इसमें गलत बात है, ठीक है। बच्चों के संवेग जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं, प्रौढ़ों के संवेग इतने जल्दी परिवर्तित नहीं होते। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था। शारीरिक द्रव्यों के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर, सामाजिक कार्यों के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मामा मान ले। मान लेंगे जी। अच्छा सर आप मेरे मामा जी जैसे हैं, ठीक है जी। हिप्पोक्रेटस ने, हाँ
किसके आधार पर दिया था वर्गीकरण? शरीर के द्रव्यों के आधार पर। जैसे भारत में आयुर्वेद के आधार पर जो है बीमारियां छांटी जाती है ना, वात पित्त और कफ, 3 तरह के द्रव्यों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। वैसे ही हिप्पोक्रेटस ने भी जो है कहा, जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि भाई जिसमें वात की प्रधानता है शरीर में, उसके वात रोग हो जाते हैं, उसके जो है पेट से संबंधित बीमारियां होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। जिसके कफ होता है वो दुबले पतले लोग होते हैं। सो ये जो है वैसा ही वर्गीकरण पर्सनैलिटी को लेकर किसने दिया था? हमारे हिप्पोक्रेटस ने, शारीरिक द्रव्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स। ठीक है, हिप्पोक्रेटस गिव द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स। बॉडी में कुछ फ्लूइड्स होते हैं, 4 तरह के इन्होंने द्रव्य बताए। ठीक है, हाँ, एक तो ब्लड, एक हमारा पित्त, और एक येलो बाइल और एक ब्लैक बाइल। ठीक है, 4 तरह के, हाँ, और एक अपना सैंग्विन पर्सनालिटी। तो इस तरह से इन्होंने, आ जाओ, वह व्यक्ति जिसमें साहस, उत्साह, आशावादी आदि गुण पाए जाते हैं। बताओ जी, वह व्यक्तित्व जिसमें साहस, उत्साह, आशावादी ऐसे गुण पाए जाने वाले ऐसे व्यक्ति हिप्पोक्रेटस के अनुसार कौन से होंगे? आओ आओ, 8वें में सी। ठीक है, और अलवर से नमस्ते सुनीता जी, आपको भी। सी 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 333 सी 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 3, वेरी गुड। अरे वाह, ये तो खूंखार लोग है जी। ओके ओके ओके, फोड़ दिया इन्होंने तो पेपर को। तो वह व्यक्ति जिसमें उत्साह, आशा आदि गुण पाए जाते हैं, वे लोग, उनमें ब्लड की प्रधानता होती है। कैसा द्रव्य प्रधान होता है उसमें? रक्त प्रधान व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं ये लोग। ठीक है, सो उन्होंने उस जमाने में, हिप्पोक्रेटस आज से ईसा पूर्व की बातें कर रहे हैं लगभग, तो उस जमाने में उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण ऐसे किया था कि जिनमें रक्त की प्रधानता होती है वो लोग ऐसे होते हैं, जिनमें पित्त की प्रधानता होती है वे लोग ऐसे होते हैं। सो ऐसे पित्त के इनके आधार पर दिया था इन्होंने। आसान प्रश्न था। चलो अगला, अगला है व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में वर्गीकरण किसने किया? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किसने किया? हिप्पोक्रेटस, शेल्डन, युंग और स्प्रेंगर। मथुरा से कौन कौन है? अरे भाई, मथुरा से श्री कृष्ण जी हैं। दीपक सिरोही, इसका जवाब दें। बिल्कुल आसान प्रश्न था ये युंग का। ठीक है, इसके साथ ही ये ध्यान रखो कि युंग ने प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो वर्ग या क्लासिफिकेशन या टाइप्स की बात अगर करें, हो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्टेड कैटेगरीज या टाइप्स में बात करें, तब तो आते हैं युंग। लेकिन अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्स्ट्रावर्जन या एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता का आयाम पर्सनैलिटी में किसने दिया? ट्रेट थ्योरी जो पढ़ते हो ना आप, शील गुण सिद्धांत, उनमें आइजेंक का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में भी ये दोनों शब्द आते हैं। तो अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता आयाम किसने दिया? तब उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? आइजेंक हो जाएगा। शील गुण किसने बताए? अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता या अंतर्मुखता बहिर्मुखता शील गुण सिद्धांत किसने दिया? तब युंग में कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पर आइजेंक उत्तर होगा। बिल्कुल आइजेंक लिखा है किसी ने, सुनीता निठारवाल, वेरी गुड। ठीक है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और शून्यमुखी। ये नया नाम है जी हमारे लिए। हाँ जी, आलपोर्ट ने शीलगुण सिद्धांत दिए थे, लेकिन अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता जो शीलगुण है वो आइजेंक का है। ठीक है, इसका उत्तर दो। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति शून्यमुखी होगा कि अंतर्मुखी होगा? शून्यमुखी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, शून्यमुखी, बताओ। बिल्कुल अंतर्मुखी। अरे ये तो किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है, शून्यमुखी कुछ नहीं होता है। युंग ने 2 प्रकार बताए,
अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, उभयमुखी जो है, युंग के बाद के वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ लोग जो है समय समय पर उनका व्यक्तित्व परिवर्तित होते रहता है। कहीं पर वो बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी हो जाते हैं अपने दोस्तों के बीच में तो, लेकिन कई जगह पर जाकर वो अंतर्मुखी प्रदर्शित अपना व्यक्तित्व भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लोगों को उभयमुखी कहा जाता है। तो ये दो तो युंग के हैं। तो एकांत में रहने वाला, लोगों से सेक्लूडेड रहने वाला, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाने वाला, शादी ब्याह में जाने की जिसकी इच्छा नहीं करती हो, जीवन में नहीं जाने वाला व्यक्ति, ना दोस्ती नहीं करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? अंतर्मुखी कहलाता है। ठीक है। हाँ, आपने बताया सपना गुजर, तो आपको धन्यवाद। शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया किसने दिया जी? बताओ। शारीरिक संरचना के आधार पर शेल्डन, स्प्रेंगर, युंग और आइजेंक। ठीक है। शेल्डन ने शारीरिक संरचना पे बताया। ठीक है, बिल्कुल। शारीरिक संरचना पे किसने दिया जी? ये सबको पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता महाराजों, बिल्कुल सबका उत्तर सही आ रहा है। ए उत्तर आ रहा है, धमाधम धमाधम धमाधम। ठीक है। तो शारीरिक संरचना के आधार पर शेल्डन ने दिया। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी, द फाउंडर ऑफ द साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये नाम याद रखें। साइको एनालिसिस। ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड का नाम आता है। और सिर्फ एनालिटिकल थ्योरी आए या विश्लेषणात्मक सिद्धांत आए तब हमारा उत्तर क्या हो जाता है? हाँ, तब हमारा उत्तर हो जाता है कार्ल युंग। तो मनोविश्लेषण जो है फ्रॉइड का है और विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल युंग का है। एक्टोमॉर्फिक, अभी तक एक्टोमॉर्फिक नॉलेज पढ़े हो? बिल्कुल, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत आपको मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। आ जाओ। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, पूरी दुनिया के लोग सीखते हैं। ऐसा कोई है जिसने आज तक कुछ ना सीखा हो पैदा होने के बाद में? ठीक है। तो सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो एक विशेष उम्र के लोगों में पाई जाती है। सीखना क्या एक विशेष उम्र के लोग ही करते हैं क्या? जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से वो सीखना शुरू कर देता है। ठीक है। तो विशेष उम्र के लोगों में नहीं, और जब तक मरता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास और अधिगम दोनों ही प्रक्रियाएं ऐसी है जो जन्म से लेकर और मरण तक चलती हैं। ठीक है। अध्यापक से बालक तक आती है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो अध्यापक से बालक तक आती है, बस। तो ये बात भी सही नहीं है, अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य कैसे है कि सिर्फ इतना सही नहीं है अधिगम, इसके उपरांत जो भी बच्चा कहीं से भी कुछ भी सीख रहा है वो सब अधिगम में समस्त प्राणियों में पाई जाती है। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि अधिगम की प्रक्रिया जो है वो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ह्यूमन बींग्स के अलावा जो भी जंतु जानवर होते हैं वो भी अधिगम करते हैं। ठीक है। प्राणी जगत की बात हो रही है, जो बड़े प्राणी हैं उनमें भी अधिगम होता है। केवल शैक्षिक संस्थान में संभव है क्या? अगर सभी प्राणियों में पाई जाती है तो शैक्षिक संस्थान में ही संभव कैसे होगी? इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा 13वें में? सी होगा। ठीक है। अरे वाह, सरारा कर दिया। नरेंद्र प्रजापति, रोशनी बिश्नोई, भूपेंद्र, सब आपका सी बढ़िया है। गोविंद सिंह जी, सरोज डिडेल, उषा मीना, संजू भैया, ओमी बाई मीना। ठीक है जी, आपका भी सही है सबका। नमस्ते आपको, राम राम। चले प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से अधिगम की विशेषता नहीं है। अब बता दो भाई, अधिगम की क्या विशेषता नहीं है? अधिगम अनुभवों का संगठन है। ये बात सही है क्या? अधिगम अनुभवों का संगठन है। बिल्कुल, अधिगम जो है आपके जीवन पर्यंत जो भी चीजें आप अनुभव करते रहते हैं, नई नई चीजें देखते हैं, उनसे जो भी कुछ सीखते हैं वो अनुभव कहलाता है। और अनुभव आपके इकट्ठे होते रहते हैं, आपके जो है पुराने अनुभव इकट्ठे होते रहते हैं। आपका अधिगम निरंतर अनुभवों के संगठन के माध्यम से चलता रहता है, यानी अनुभवों का संगठन जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे करके बताने वालों, अधिगम एक निश्चित आयु तक ही होता है। अरे ये बात गलत है, अधिगम निश्चित आयु तक थोड़ी होता है, अभी तो बात करी।
अधिगम तो जीवन पर्यंत चलने वाली है। आखिरी दिन भी देखा ना भी आप में, हमारे दादाजी जो हैं उनको भी व्हाट्सएप चलाना आ गया, जबकि जीवन में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि फ़ोन भी कोई चीज़ होती है। अपने बचपन में उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि ऐसा कोई यंत्र होगा जिससे कोई व्यक्ति यहाँ से दूर बैठे आदमी से बात कर सकता है। व्हाट्सएप की तो छोड़ो, और अभी उनको व्हाट्सएप चलाना आ गया है, वो व्हाट्सएप से मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हैं। सो जीवन पर्यंत सीखता है व्यक्ति, मरता तब भी उस दिन भी कुछ सिखाओगे तो सीख जाएगा नई चीज़, है कि नहीं? तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो उत्तर आपका अधिगम नया कार्य है। बिल्कुल, नई चीज़ सीखोगे उसी को तो अधिगम कहेंगे। पुरानी को रिपीट करना, भाई आपने साइकिल आज सीखी, 10 दिन तक साइकिल चलाना सीखा, पहली बार सीखा तो अधिगम कहेंगे। लेकिन आज भी आप साइकिल चला रहे हो तो उसको अधिगम थोड़ी कहेंगे, उसको तो कौशल कहेंगे। जो आपने पहले सीखा हुआ कार्य अब आप कर रहे हो उसको तो कौशल कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अधिगम में कौशल में आपने कोई चीज़ सीखी है, पहली बार जब सीख रहे हो तब तो अधिगम है। उस अधिगम को दोहरा रहे हो वो उस अधिगम नहीं है। अधिगम को दोहराना अधिगम नहीं है। ठीक है, तो अधिगम क्या है? नया कार्य है। अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। बिल्कुल, आदतों का निर्माण भी जो है वो अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये बात भी आपकी सही है जी। गंगानगर से प्रणाम, अच्छा प्रणाम नहीं, माही भानुशाली, बिल्कुल आपको भी प्रणाम हमारी तरफ से। ठीक है। यूपी के अलीगढ़ से उषा कुशवाहा, बाबा जी के यहाँ से आपको भी राम राम। ठीक है जी, हाँ जी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बता दीजिए आप भाई साहब। सपना आया था, वाह गुरुजी मौज कर दी। किस बात की मौज होगी भाई? हैं? पढ़ो पढ़ो। अशोक सर नमस्ते, भूपेंद्र जी नमस्कार आपको भी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम समायोजन है। अधिगम क्या है? समायोजन है। क्या समायोजन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं। अधिगम समायोजन, अधिगम समायोजन कैसे है? समायोजन किसको कहते हैं? अनुकूलन या समायोजन, वातावरण के साथ एडजस्ट होने की प्रक्रिया, वो अधिगम भी है और वो समायोजन भी है। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं, अगर एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं है। तो अधिगम, अगर आप किसी भी वातावरण की नई विषय वस्तु उद्दीपकों के प्रति अभ्यस्त हो रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपने को आपको बदल रहे हो, वो आपका समायोजन है। तो वो नई प्रक्रिया है, अधिगम समायोजन कहलाता है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। ये बात भी सही है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। ये जो शब्द ना हमेशा, इसने गड़बड़ कर दी। क्या अधिगम का हमेशा अवलोकन किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, बिल्कुल अवलोकनीय है, देखा जा सकता है आप जैसे जैसे सीख रहे हो। लेकिन बच्चा बहुत सारी चीजें जो हैं ऐसी सीखता है जिसका अवलोकन संभव नहीं है। जैसे बच्चे के चिंतन में, उसकी नॉलेज में जो परिवर्तन आता है उसका आप अवलोकन नहीं कर सकते। ठीक है, कि भाई आज ये बदलाव आया, वो अपना ज्ञान जैसे वातावरण से कोई भी अनुभव ग्रहण कर रहा है, कोई भी चीज़ें सीख रहा है, अपनी जिज्ञासा से कहीं से पढ़कर कुछ सीख रहा है, उसके चिंतन में जो बदलाव आ रहे हैं उसको आप बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, उसका अवलोकन नहीं कर सकते हो। इसलिए अधिगम जो है वो हमेशा प्रेक्षणीय और अवलोकनीय नहीं होता है। कभी कभार प्रेक्षणीय अवलोकनीय हो सकता है, लेकिन ये जो शब्द ना हमेशा, इसने इस उत्तर को क्या कर दिया? गलत कर दिया। हमेशा प्रेक्षणीय और अवलोकनीय नहीं होता है। ठीक है, लर्निंग इज ऑलवेज ऑब्जर्वेबल, ये बात गलत है। सर आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है भूपेंद्र जी। अरे वाह, तो आप पढ़ने तो आते नहीं थे, मैं इतने दिन से देख रहा था आपको, पढ़ा भी तो रहा था मैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? नरेंद्र जी आपको भी राम राम। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अधिगम होने का परिणाम क्या नहीं है इनमें से? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग? नॉलेज, अधिगम के बाद आप में नॉलेज आती है क्या? आती है। कॉन्सेप्ट का पता चलता है, बिल्कुल चलता है। एटीट्यूड का भी बदलाव आता है, आता है। मैच्योरेशन नहीं, अरे यार ये नहीं हो सकता। ठीक है जी। सो अधिगम के बाद आपके ज्ञान में बदलाव आता है क्या? आपको नया ज्ञान मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आपकी संकल्पना, कॉन्सेप्ट बदलते हैं चीजों के प्रति।
अभिवृत्ति में बदलाव आता है, नजरिए में बदलाव आता है, सोच में बदलाव आता है, चिंतन में बदलाव आता है अधिगम के बाद। लेकिन परिपक्वता का जो है वो अधिगम से नहीं आती है। परिपक्वता का संबंध आपकी बायोलॉजी से है, आपकी जीन से है, वो एक जैविक प्रक्रिया है। कह सकते हैं ना कि वो तो कर्म है पूर्व जन्म के जो इस जन्म में प्रकट हो रहे हैं, उस पर आपका कोई वश नहीं है। ठीक है, वो उम्र के साथ जो भी शारीरिक परिवर्तन आते हैं वो परिपक्वता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मेरे हाथ जो हैं बढ़कर इतने बड़े हो गए, बचपन में इतने से थे, इतने बड़े हो गए, ये मजबूत हो गए, इनकी हड्डियां मजबूत हो गई, ये अपनी मर्जी से मैं हिला सकता हूँ, मैं अपने शरीर को अपने हिसाब से बैलेंस कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में वो ताकत आई है जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी है। बचपन में मैं हिलता डुलता गिर जाता था, मैं अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाता था, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मेरे शरीर में परिपक्वता नहीं आई थी उम्र के हिसाब से। अब मेरे हिसाब से उम्र के हिसाब से जो जो शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं वो परिपक्वता का हिस्सा है, वो सीखता नहीं हूँ मैं, वो बाय बर्थ मुझे मिलती है, वो गुण मुझे बाय बर्थ मिले, कह रहा भगवान दे रहा है वो सब जो है ना। तो जो भी आपके जो भी कह सकते हैं कि जीन से जो गुण आप में विकसित होते हैं वो परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं, वो अधिगम से नहीं आते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपका। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम का प्रतिफल क्या होगा? आउटपुट है ना। इनपुट क्या दिया स्कूल में आपने? इनपुट क्या डाला? हाँ, स्कूल में इनपुट डाला बच्चा, टीचर, बोर्ड, कॉपियां, किताबें। ठीक है, ये तो इनपुट गया। फिर स्कूल में सिस्टम में उनका मिक्सिंग हुई, पढ़ाई लिखाई हुई। आउटपुट, आउटकम क्या निकल कर आया? अधिगम हुआ ना स्कूल में, उसका आउटकम क्या है? उसका आउटकम क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में होने वाला परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा जी, अगर एक बात सुनो, इसमें अगर मैं लिखूं कि उपयुक्त सभी, तो क्या उत्तर चौथा हो जाएगा क्या? आपने उत्तर दे रहे हैं ज्यादातर सब ए ए ए ए ए। वीर गोगा जी की नगरी गोगा मेडी से आपको प्रणाम। बिल्कुल गोगा मेडी वालों, अरे मैंने सवाल पूछा कि मैं इस प्रश्न को यहाँ पे उपयुक्त में से कोई सा नहीं की जगह सभी कर दूं, उपयुक्त सभी, तो क्या उत्तर बदल जाएगा क्या इस प्रश्न का? अब देखो चूके ना, यस नो आ गए। नहीं बदलेगा। अधिगम प्रतिफल का मतलब ही क्या है? अरे अधिगम करवाया किस लिए जाता है? देखो अधिगम की परिभाषा सुनो। अधिगम की परिभाषा क्या है कि अनुभवों के फलस्वरूप या किसी भी चीज को सिखाने के फलस्वरूप बालक के व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है उसको अधिगम कहते हैं। ठीक है, अब शैक्षणिक परिस्थितियों में देखो या शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बालक के व्यवहार में कोई वांछित परिवर्तन लाना, वो बालक का या शिक्षा का उद्देश्य। बालक का क्या, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लेकर आ जाना, अधिगम की प्रक्रिया के फलस्वरूप। तो व्यवहार में परिवर्तन आना ही क्या है? अधिगम का प्रतिफल है। जो भी सिखाया जा रहा है उसका आउटपुट जो निकल कर आया है, और आउटपुट क्या होगा? पाठ्य वस्तु की बदलाव का आउटपुट होगा क्या अधिगम का, या शिक्षण विधियों में परिवर्तन? ये तो टीचर उस परिमार्जन करने के लिए या उस व्यवहार को प्राप्त करने के लिए, उस वांछित व्यवहार में बदलाव को प्राप्त करने के लिए ये चीजें करता है। देखो मान लो आपने किसी बच्चे में कोई व्यवहार में परिवर्तन लाना है, कक्षा चौथी का बच्चा है, इसको उदाहरण समझिए, कक्षा 4 का कोई बच्चा है, तो उससे पहले आप ये सोचेंगे ना भाई आप इसको क्या क्या सिखाएंगे इस साल में। तय होता है कि नहीं होता कि 4 साल के आप चौथी क्लास के बच्चे को ये चीजें सिखानी है इस साल में। ठीक है, आपने तय कर लिया, अब आप उसको सिखाएंगे वो चीजें, तो वो साल के अंत में आप क्या अपेक्षा करेंगे कि उसके व्यवहार में वो सारी चीजें आ जानी चाहिए जो आपने सिखाई हैं। ठीक है, अगर वो नहीं आई, वो व्यवहार में वो परिवर्तन नहीं आया जो आप चाहते थे, तो फिर आप क्या करेंगे? पाठ्य वस्तु का परिमार्जन करके देखेंगे, अपनी शिक्षण विधियों का परिवर्तन करके देखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आप क्या लाना चाहते हैं? व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो व्यवहार में जो परिवर्तन या परिमार्जन होता है वही क्या है? अधिगम का प्रतिफल है। तो बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो है
वही अधिगम का प्रतिफल है। बच्चे को ये चीजें आ गई, उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आ गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आउटकम या आउटपुट जो है ना वो यही होगा। क्लियर है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। किसके थ्रू लाएंगे वांछित परिवर्तन? अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से हम बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाते हैं। और वो वांछित परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम का प्रतिफल कहलाता है कि ये बदलाव आ गया, देखो हम ये लिया है इसके। क्लियर है बात? तो वही अधिगम का प्रतिफल है। ठीक है जी, अगला ले लो। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं है? 3 अनुक्षेत्र बताए थे, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। अधिगम 3 तरह का होता है। संज्ञानात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में क्या है? अरे टीआर सियाग जी, अरे आपने मेरे को उत्कर्ष में भी देख लिया क्या? नहीं उत्कर्ष नहीं छोड़ी यार, मैं तो आगे आपको इधर भी पढ़ाने। ठीक है, हाँ। अच्छा, उधर से इधर सब जगह घूमते हो तुम्हें, उत्कर्ष छोड़ दिया। अच्छा जी, अधिगम का अनुक्षेत्र क्या है? 3 तरह के अनुक्षेत्र बताए, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। ठीक है। CCA, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में किस प्रकार का अधिगम आता है? आपके चिंतन में परिवर्तन, आपकी सोच, आपकी समझ में जो भी परिवर्तन आते हैं, आपकी तार्किक क्षमताओं में जो परिवर्तन आते हैं, आपकी कल्पना शक्ति में जो परिवर्तन आता है, वो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र होता है। अधिगम के फलस्वरूप आपके भावों में, आपके संवेगों में जो परिवर्तन आता है, वो संवेगात्मक परिवर्तन या भावात्मक कहलाता है। आपके शरीर के क्रियाकलापों में, क्रियाविधियों में, साइकिल चलाना सीख गए, आप तैरना सीख गए, बोलना सीख गए, भागना सीख गए, ये सब किस में आएंगे? हाँ, आध्यात्मिक परिवर्तन जो है ना, ऐसा कोई परिवर्तन का अनुक्षेत्र जो है किताबों में या साइकोलॉजी में नहीं लिखा हुआ है। ये अगर कहा भी जाए तो किसके अंदर आ जाएगा? आपके संज्ञान में परिवर्तन, आपकी सोच में परिवर्तन। ठीक है, वो कहाँ पर आएगा? आपकी आध्यात्मिक सोच में परिवर्तन भी आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र में अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए उत्तर क्या होगा हमारा इस प्रश्न का? ये वाली चीज हमने कहीं नहीं पढ़ी। 3 तरह के अनुक्षेत्र होते हैं, स्पिरिचुअल अनुक्षेत्र कहीं नहीं होता है। सबका उत्तर लगभग सही है, सी। डन डन डन। ठीक है, आ जाए आगे चले। निम्न में से कौन सी विधि छात्रों में सृजनशीलता का विकास करने में सहायक सिद्ध होगी? निम्न में से कौन सी विधि छात्रों में सृजनशीलता का विकास करने में सहायक सिद्ध होगी? सृजनशीलता कैसे करेंगे बच्चों में? सृजनशीलता क्या होती है जी? सृजनशीलता ये समझिए कि कोई व्यक्ति अपने दिमाग से सोचकर कुछ नया रच दे। ठीक है, अपनी बुद्धि का, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए व्यक्ति जो है कुछ नया रच दे। कल्पना में और सृजनशीलता में क्या अंतर है? कल्पना जो है ना यहीं तक ही रहती है, सिर्फ दिमाग, आप दिमाग स्वप्न करते हैं, कल्पना है। आप कुछ भी कल्पना करें आपके दिमाग में रहती है, इमेजिनेशन है, इमेज रहती है दिमाग में बस। लेकिन उस कल्पना शक्ति को आपने जमीन पर धरातल उतार दिया, आपने कुछ लिखा है, लेख लिखा है, आपने कोई मूर्ति बना दी, आपने कोई चित्र बना दिया, आपने कोई गाने की धुन रच दी, आपने कोई निबंध लिख दिया, ये सब क्या है? आपकी सृजनात्मकता। आपने सृजन किया है अपनी कल्पना के दम पर, अपने दिमाग का यूज करके, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने चिंतन का प्रयोग करके आपने कुछ नया रचा, उसको क्या कहेंगे? सृजनात्मकता रहेंगे। अब सृजनात्मकता का विकास बच्चों में कैसे करते हैं? बच्चे सृजनशील होने चाहिए, बच्चे खुद न कुछ नया रचें, ऐसा हमको बच्चे चाहिए। तो कैसे कराएंगे? सामूहिक कार्य देकर, सहयोगात्मक अधिगम से, मस्तिष्क उद्वेलन से, या प्रश्नोत्तर सत्र से। सामूहिक कार्य दे सकते हैं उनको सृजनात्मकता का विकास करने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों का उत्तर ये भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि सामूहिकता में सामूहिक प्रयास चलते हैं, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सृजनात्मकता काम कर सकती है। इसलिए वहां पर क्या लीडरशिप आ जाती है, एक जना लीड कर जाता है सामूहिक कार्य को, और बाकी की सृजनात्मकता का विकास उतना नहीं होता है। सहयोगात्मक अधिगम भी वैसा सही है। प्रश्न उत्तर पूछकर आपकी सृजनात्मकता का विकास हो रहा है क्या? कुछ नया रच रहे हो क्या? नहीं, आप जो पुराना पढ़ा हुआ उसी को सीख रहे हो। मस्तिष्क उद्वेलन जो विधि है ना, मस्तिष्क उद्वेलन की जो विधि है वो क्या कार्य करती है? वही हमारी सृजनात्मकता को विकसित करने में सहायक होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग इसको कहते हैं। देखो, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान और ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क में तूफान आ जाए ऐसा सोच, ठीक है,
तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या कहलाती है, कौन सी विधि है कि बच्चों को कोई भी समस्या देकर उस पर चिंतन करने को कहा जाता है कि सोचो तुम्हारे हिसाब से इसमें क्या हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है नहीं हो सकता, तो वो क्या है, वो मस्तिष्क उद्दीलन, फिर बच्चे सोचते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, है ना, इसका क्या समाधान हो सकता है इस समस्या का। तो बच्चों को कोई समस्या दी जाती है और उसका समाधान उसको चिंतन करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उनको खोजना होता है। सर मेरा नेम भी ले लो, सुमन सुमन, 2 बार तुमने नाम ही सुमन सुमन रख रखा है? वो काचा बादाम देखा है क्या, सुमन सुमन कमल कमल, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना उसमें। हाँ ठीक है, आ जाओ, निम्नलिखित का मिलान कर दीजिए। ठीक है जी, निम्नलिखित का मिलान कर दीजिए, करें मिलान, करो। भाटिया, भाटिया बैटरी किसका निर्धारण करती है जी, करती है कि नहीं करती? भाटिया सॉरी, व्यक्तित्व करनी बुद्धि का। भाटिया बैटरी जो है वो बुद्धि के लिए होती है। कैटल ने जो है वो 16 पीएफ बनाए हैं, 16 पीएफ इन्वेंट्री, ठीक है जी। अब स्ट्रॉन्ग ने जो है और मैस्लो ने क्या बताई है, हमारी आवश्यकताएं बताई हैं, ठीक है जी। अब कोई कह रहा है कि साहब स्ट्रॉन्ग नहीं पढ़ा हमने, चलो भाई स्ट्रॉन्ग नहीं पढ़ा। भाटिया बैटरी बुद्धि के परीक्षण में बताई, बिल्कुल बताई। कैटल का 16 पीएफ बताया, हाँ जी बताया आपने। और आपने जो है सर मैस्लो की आवश्यकता है तो मैंने ही पढ़ाई है, बिल्कुल पढ़ाई है, अभी प्रेरणा में पढ़ाई है, मैस्लो की आवश्यकताएं पढ़ाई है, हाँ पढ़ाई है। तो 3 चीजें जब आपको पता है तो चौथा उत्तर और हो ही नहीं सकता। पहला आपको पता था ए में चौथा आएगा बुद्धि, ठीक है, भाटिया बैटरी। फिर हमारा आता है कैटल ने व्यक्तित्व बताया, बी में 5वां, पहले में चौथा और बी में 5वां, किसी और में है क्या, नहीं है, बस तो यही उत्तर था हमारा, 2 में पता पड़ गया, तीसरे की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पढ़ा है ना सब, अरे सब पढ़ा है आपने, सब सियाने हो। अरे हाँ भाई तुम यार ये उत्कर्ष क्या पढ़ाता हूँ, उधर भी पढ़ाता हूँ, अब तुमको सॉल्व कराने आ गया तो इधर भी पढ़ लो है। सृजनशीलता तथा बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? सृजनशीलता और बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो। स्पीड तो मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है ना, लेकिन ये चीज ऐसी है कि हमारा रिवीजन भी हो जाए और चीजें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सृजनशीलता अभी बात करी कि अपनी कल्पनाशीलता, अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए कुछ नया रच दे बचता, ठीक है। तो ये तो तय है कि भाई बुद्धि तो होनी चाहिए बच्चे में, सृजनशील होने के लिए बुद्धि तो होनी चाहिए, ये बात तो तय है। कोई मंदबुद्धि बच्चा कुछ नया रच देगा क्या? उसमें ना तो तर्कशीलता होती है, ना चिंतन होता है, ना विवेक होता है, तो उसमें कल्पना शक्ति हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसमें वो रच नहीं पाएगा, कुछ नया नहीं बना पाएगा। तो बुद्धि तो होनी चाहिए, लेकिन क्या जो बहुत बुद्धिमान होता है क्या उतना ही सृजनात्मक होगा क्या? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि बुद्धि बढ़ती रहेगी। बुद्धि को किससे नापते? आईक्यू लेवल से। तो जितना आईक्यू लेवल बढ़ता जाएगा वो व्यक्ति उतना ही सृजनात्मक होता जाएगा क्या? नहीं, ये बात गलत है। यानी कि सृजनात्मक होने के लिए थोड़ी बहुत बुद्धि चाहिए, औसत बुद्धि तो होनी चाहिए व्यक्ति में। बिना औसत बुद्धि का व्यक्ति सृजनात्मक नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती जाएगी, बुद्धि का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे व्यक्ति की सृजनात्मकता बढ़ती जाएगी, ये बात भी गलत है। जैसे आपने देखा होगा जो म्यूजिशियंस होते हैं या जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो चित्र वगैरह बनाते हैं, सृजनात्मक व्यक्ति हैं, उनसे बढ़िया सृजनात्मक हो सकता। तो क्या वो बहुत तेज बुद्धिमान है? क्या वो आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वो रीट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे? क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो बुद्धि जो है ना वो लिंक्ड तो है, लेकिन इस लेवल तक कि भाई औसत बुद्धि वाला मंद बुद्धि व्यक्ति जो है सृजनात्मक नहीं हो सकता, ये बात तय है। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे सृजनात्मकता बढ़ेगी, ये बात गलत है। अब इन चारों को देख लेते हैं। सृजनशील होने के लिए एक विशेष स्तर तक की बुद्धि, यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ है, एक विशेष स्तर तक की बुद्धि का होना आवश्यक है, ये बात तो सही है। विशेष स्तर तक की मतलब की औसत बुद्धि होना, 90 से 110 के लेवल की जो बुद्धि है ना वो होना जरूरी है। इससे कम बुद्धि वाले व्यक्ति सृजनात्मकता नहीं प्रदर्शित करते हैं।
जो 70 का IQ लेवल है, 55 का IQ लेवल लेकर बैठे हैं, उनमें सृजनात्मकता नहीं होती है। उच्च बुद्धि वाला अवश्य सृजनशील होगा, ये बात गलत है कि जिसमें हाई लेवल 136 का IQ लेवल जिसका है ना, मैथमेटिक्स में अच्छा है, लैंग्वेज में अच्छा है, क्या वो सृजनशील होगा? नहीं। ठीक है, तो ये बात गलत है। औसत से बहुत निम्न बुद्धि वाला व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है क्या? ये औसत बुद्धि है, 90 से 110 का IQ लेवल है जिसका। इससे बहुत कम बुद्धि यानी कि जिसका 50-55 का IQ लेवल है, ऐसे व्यक्ति बुद्धिशाली हो सके और सृजनशील हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखें। जितनी अधिक बुद्धि उतनी अधिक सृजनशीलता नहीं, ये बात तो हमने तय कर ली। तो हमारा उत्तर क्या है कि सृजनशील होने के लिए एक विशेष स्तर तक की बुद्धि चाहिए, बस। उससे ज्यादा बुद्धि होती जाएगी तो ज्यादा सृजनशीलता आती जाएगी, ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो धनात्मक संबंध इस स्तर तक तो पाया जाता है। इसके बाद जो है जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती जाती है वैसे वैसे सृजनात्मकता बढ़ेगी, ये बात गलत है। ठीक है, अब आ जाओ, निम्न में से पुनर्बलन की सबसे कम प्रभावी अनुसूची है। ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। हाँ, दो इसका उत्तर दो। ये चारों में से लिखो VIFR VR FI। ये क्या लिख दिया सर, है ना, ऐसे ही नाम बताए थे बिल्कुल स्लाइड पे। वेरिएबल इंटरवल, फिक्स रेशियो, वेरिएबल रेशियो और फिक्स इंटरवल, इसको कहेंगे हिंदी में वेरिएबल इंटरवल को परिवर्तीय अंतराल, फिर इसको कहेंगे निश्चित अनुपात, परिवर्तीय अनुपात और निश्चित अंतराल। पढ़ाए थे कि नहीं 4 प्रकार की अनुसूचियां कि पुनर्बलन कब कब दिया जाए तो प्रभावशाली होता है। जब हमने कहा था कि हर निश्चित अंतराल में, हर 4 सेकंड में, हर 10 सेकंड में, हर एक दिन पे अगर आप लगातार पुनर्बलन देते हो तो वो जो है आपका प्रभावी नहीं होता है। ऐसे टीचर का गुड कोई काम नहीं आता जो हर पेज पे गुड लिखता है, रोज गुड लिखता है। ठीक है, जो कॉपी आई वेरी गुड, चाहे होमवर्क किया हो नहीं किया हो वेरी गुड, 4 नंबर आए वेरी गुड, 25 में से 25 लाए हो वेरी गुड। ठीक है, सो ये वाले जो इस तरह का जो पुनर्बलन होता है, निश्चित अंतराल में जो पुनर्बलन दिया जाता है, वो कभी भी प्रभावी नहीं होता है। पुनर्बलन का उपयोग जो है वो सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए शिक्षक को। कैसे दिया जाना चाहिए भाई पुनर्बलन? बच्चों को सोच समझकर, जब जरूरत हो उसी अनुपात में, और जो है ना ऐसे रोज नहीं देना चाहिए और हर बार नहीं देना चाहिए, जब जरूरत हो तब दिया जाना चाहिए। न्यायिक उपयोग या सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। यानी कि वेरिएबल रेशियो में जो है ये वाला अगर पुनर्बलन आप देंगे, ठीक है, परिवर्त्य अनुपात वो देंगे, यानी कि हर बार आपके पुनर्बलन, अगर उसने अच्छा कार्य किया है तो गुड, किसी ने भाई पहली बार शुरुआत करी तो वेरी गुड। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ही वेरी गुड देते जा रहे हो को अच्छा, तो फिर अच्छा करने की उसकी जो है चाहत खत्म हो जाती है। मैंने बहुत सारे उदाहरण भी आपको दिए थे। ठीक है, हाँ जी, क्लास अपनी रखी होगी, वहां जाके आप देखें। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को निम्न के ऊपर किए गए अध्ययनों से प्राप्त करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो, हाँ, इस प्रश्न का उत्तर दें, है ना, बहुत सौ ने पहली बार देखा होगा ये प्रश्न। HM यादव, मेरा भी, अच्छा जी, हेडमास्टर यादव नाम है क्या आपका? हाँ, ठीक है। सो सामान्य दशाओं पर पशुओं पर प्रयोग किए। सामान्य दशा मतलब कि ऐसे गली में घूम रहा है पशु, उस पर प्रयोग कर लिए मनोवैज्ञानिकों ने। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान में जो आप चीजें लिख रहे हो, ये जो भी निष्कर्ष आप पढ़ रहे हो, इनके प्रयोग कैसे किए गए। तो सामान्य दशाओं में, यानी कि भैंस चल रही है उस पर प्रयोग किया, कुत्ता घूम रहा था उस पर प्रयोग कर लिया, नहीं। सामान्य दशा में तो तभी कहलाएगा। सामान्य दशाओं पे केवल बच्चों पर प्रयोग किए गए, केवल बच्चों पर प्रयोग किए हैं मनोवैज्ञानिकों ने, ये बात भी गलत है। नियंत्रित स्थितियों में मानव जाति पर प्रयोग किया है, ये बात भी गलत है। किस भाई, कौन सा आपने सिद्धांत पढ़ा जिसमें मानव जाति पर प्रयोग किया गया नियंत्रित दशाओं में? यानी कि मानव के बच्चों को बांध कर रखा गया, नियंत्रण में रखा गया है, और फिर किसी मनोवैज्ञानिक ने उस पर अध्ययन किया है और फिर सिद्धांत दिए हैं। ऐसा कोई सिद्धांत पढ़ा है क्या आपने? अभी तक नहीं पढ़ा है। ये वाले जरूर पढ़े आपने। नियंत्रित स्थितियों में पशुओं पर जो है प्रयोग किए गए हैं मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा। किसी ने चूहे को बांध लिया, किसी ने कुत्ते को बांध लिया, किसी ने बिल्ली को पिंजरे में कैद कर दिया, किसी ने कबूतर को पिंजरे में कैद कर दिया,
और वो भी कैद करके नियंत्रण में रख के अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग किए हैं। इसलिए नियंत्रित दशाओं में या नियंत्रित स्थितियों में पशुओं पर प्रयोग करके मनोविज्ञान के सिद्धांत रचना की गई है। ज्यादातर सिद्धांत मनोविज्ञान के कहाँ से आए हैं? आपने पूरा अधिगम पढ़ा होगा, वो सारे सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? नियंत्रित दशाओं में पशुओं पर प्रयोग करके और सिद्धांतों की रचना की गई है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु वहां से लाई गई है। हाँ राजीव बिश्नोई जी, हंसी आ रही है आपको? ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये से अपने दिमाग में सोचें थोड़ा सा, इधर से है ना प्लग तो घुमाए कि चार बात के। सामान्य दशाओं में मतलब पावलोव ना भाग रहा था कुत्ता, उसको ऐसे करते करते लार टपका लिया उसने ना। आपने पावलोव का चित्र देखा है? कितना कंट्रोल में रखा था, नियंत्रित रखा हुआ है ना उसको। या उसने जो है थॉर्नडाइक ने बिल्ली जो है उसका रोज दूध पीने आती थी तो वहीं पर उसने प्रयोग कर लिया। सामान्य दशाओं में नहीं, नियंत्रित स्थितियों में किया है। नियंत्रित स्थिति में मानव जाति आज तक कोई प्रयोग कर सका है ऐसे? नियंत्रित मानव को बंद कर करके प्रयोग फिल्मों में दिखाते हैं वो बैन। आप तो पशुओं पर भी बैन कर दिया है, पशुओं पर भी आप उनको ज्यादा समय तक टॉर्चर नहीं कर सकते, और तुम कह रहे हो ह्यूमन बींग्स को बांध बांध कर प्रयोग कर लिया पिंजरों में डाल डाल कर। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय देखो, हाँ एक ये किसी ने कहा कि सामान्य दशाओं में केवल बच्चों पर किए गए। अब सामान्य दशाओं पर बच्चों पर कोई प्रयोग किया गया है क्या? अवलोकन जरूर किया गया है। जैसे जो है आपके पियाजे हैं, पियाजे ने क्या किया? अपने बच्चों का अवलोकन किया व्यवहार का, उन पर प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि उन पर कोई प्रयोग कर दिया, उन पर कोई इंजेक्शन लगा दिया, उनको पिंजरे में बंद कर दिया, नहीं। या उनके सामान्य दिशाओं में सिर्फ अवलोकन किया है, प्रयोग नहीं किए हैं। तो सिद्धांतों की रचना जनरली जो है वो कहाँ से की गई है? नियंत्रित स्थिति में पशुओं पर की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2000 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है? हमारे ने पढ़ा है पाठ्यचर्या। हाँ, पाठ्यचर्या का बल, पाठ्यचर्या किस पर बल देती है? पाठ्यचर्या का पहला ही सिद्धांत क्या कहता है? जो पहला कथन है जो टैगोर के निबंध से लिया गया है कि बच्चे तो जन्म से सॉफ्ट होते हैं, वो तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, वो तो खुद ज्ञान के निर्माता होते हैं, वो तो खुद ज्ञान की रचना करना चाहते हैं। ये तो जो बुरा वयस्क वर्ग है ना, वो उसको अपने हिसाब से ढाल देता है। कसाब पर ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट कर दिया कसाब पे? ऐसे तुम यार, वो साइकोलॉजी में किस सिद्धांत में, कौन से मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है? वहां पर क्या लिखा हुआ है? मनोविज्ञान ने अपनी विषय वस्तु कहां से प्राप्त की। तो कौन सी मनोविज्ञान में जो है कसाब का एक्सपेरिमेंट आता है ना? ऐसे दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाओ। प्रश्न का जो पहला दिमाग में थॉट आ रहा है ना, वो उत्तर कर दिया करो, उसमें बाद में आगे घुसते हो ना तो गलती होता है फिर बाद में। हाँ बिल्कुल, भावुक भील बालक, नमस्कार आपसे भी। पाठ्यचर्या जो है हमारी 2005 वाली, प्रोफेसर यशपाल वाली, वो जो है उसका बेसिस उन्होंने कहाँ से लिया है कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता स्वयं होते हैं। शिक्षक तो है फैसिलिटेटर की भूमिका निभाए। शिक्षक जो है वो सहायता करे, सिर्फ सीखने में सहायता करे। शिक्षक ज्ञान नहीं दे सकता, ज्ञान का निर्माण तो बच्चे स्वयं करेंगे। शिक्षक तो सूचना दे सकता है, सहायता कर सकता है, बच्चे का फैसिलिटेटर बन सकता है। ठीक है, इसलिए रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ना, वो हमारे नई पाठ्यचर्या जो 2005 वाली पाठ्यचर्या है उसका बेसिस है। क्लियर है बात? हाँ, कि रटाओ मत, बच्चे खुद सीख लेंगे। आप तो सब सामग्री दो, आप तो उसको परिस्थितियां दो, वो खुद सीख लेगा, वो खुद ज्ञानी है। आ जाओ अगला। ठीक है, अब निपट में आ गया जल्दी वाली। अवसर वंचित बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। अवसर वंचित बच्चे किसको कहेंगे जी? जिन बच्चों को समाज में अवसर कम मिले। ये ध्यान रखना, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड जिनको हम कहते हैं ना, CWS, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालक नहीं है। ये अवसर वंचित बच्चे हैं जिनको समाज में अवसर कम मिले हैं। ठीक है, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जाति जनजाति या जो अति पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, इनको अवसर वंचित बच्चे कहा जाता है। अवसर वंचित बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। आपने देखा होगा, आप जब सरकारी शिक्षक बनेंगे तो आपकी पोस्टिंग ऐसी ऐसी जगहों पर होंगी। जैसे जयपुर में एक कच्ची बस्ती में बहुत सारे स्कूल्स हैं, मैं वहाँ पर जाता भी हूँ, मेरे चाचा जी हेडमास्टर है वहाँ पे, तो मैं कई बार गया तो एक अटेंडेंस हुई कि कहाँ गया है ना, रमेश कहाँ गया, फला कहाँ गया, डिमका कहाँ गया, तो सर कचरा बीनने गया है,
सर उसके साथ उसके खालों के साथ चला गया, पता नहीं कहाँ, उसके ये वहाँ पर गया, वो यहाँ पर गया। सो वो पढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, उन्हें बुद्धि नहीं होती। ऐसा होता है क्या? नहीं। बुद्धि का वितरण पूरे विश्व भर में समान रूप से किया गया है। समान रूप से मतलब कि जो है एक किसी पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर धर्म, पर्टिकुलर रेस की बपोती नहीं है बुद्धि। समझ में आई? बुद्धि हर जाति, हर वर्ग, हर देश के लोगों में पाई जाती है। पहली चीज ये समझ लिया जाता है कि उन्हें सफलता मिल ही नहीं सकती। जनरली समाज का नजरिया ऐसा होता है कि इनको सफलता नहीं मिली, क्या ही करेगा पढ़कर, तेरे जीवन तो कचरा बीनने में जाएगा, ठीक है, तो तू क्या ही पढ़ लेगा, पढ़कर कर भी क्या लेगा, ऐसे बच्चों को क्या सफलता मिलेगी। इसलिए उन्हें सामान्यतः पीछे की बेंचों पर बिठाया जाता है, इसलिए पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होते। वो आ भी जाते तो पीछे बैठ जा, जाके क्या पढ़ेगा तू, ऐसा कर दिया जाता है। यह असफलता ही उनकी नीति है। असफलता ही होना, उनको असफल ही असफल होना है। उनके जीवन में तो असफलता ही लिखी है। वो तो असफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं, उनके तो भाग्य में असफलता लिखी है। बताइए वो क्यों नहीं पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं? सो क्या उत्तर होगा इसका, बताओ आप सब लोग। बी 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 वाले कितने हैं जी? बी वाले बहुत हैं। ये है कि ये समझ लिया जाता है कि उन्हें सफलता नहीं मिल सकती, उनसे मतलब कि आवश्यक लोगों के जो है ना वो अपेक्षाएं नहीं होती है। ये ऐसा ये कब कहा कि उनका भाग्य में ही सफलता नहीं है? नहीं। जनरली समाज का नजरिया क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो अवसर वंचित हैं, ये इनको सफलता नहीं मिल पाएगी। भाई ये कितना पढ़ लेंगे, कितना दम लगेगा, गरीब बच्चा है, पिछड़ी जाति का बच्चा है, कचरा बीन रहा है, ये पुलिया के नीचे पैदा हुआ है, ये बच्चा पढ़ लिख कर करेगा भी क्या, इनको कहाँ सफलता मिलेगी, इतना कॉम्पिटिशन है, ये कहाँ भिड़ेंगे आगे जाकर उन बच्चों से, ठीक है। इसलिए ये समझ लिया जाता है उनके बारे में, आम धारणा ये है, इसलिए वो प्रेरित नहीं होते हैं, समाज उन पर प्रयास नहीं करता है, ठीक है। उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, ये बात तो सरासर गलत है। उन्हें सामान्यतः पीछे की बेंचों पर बिठाया जाता है, ये कभी देखा है क्या आपने? नहीं, ये भी नहीं होता। पीछे की बेंच पर बिठाए जाने से कोई बच्चा जो है पढ़ने में पीछे हो जाए, ये भी कोई सत्य नहीं है, ऐसा अनुसंधान भी नहीं है। और असफलता उनका भाग्य में लिखा है, ये तो भाई बात ही साइंटिफिक है, ठीक है, नॉन साइंटिफिक बात है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? चारों में से सबसे उपयुक्त आंसर क्या है हमारा? बी। अगला क्वेश्चन जी ले लो। विद्यार्थियों के लिए विभिन्न उपलब्धि स्तरों का मापन करने वाले परीक्षण को कहा जाता है। उसके विभिन्न जो है स्तरों का मापन करे, विभिन्न चीजों का मापन कर ले, ठीक है। बताओ जी। हमने जब मूल्यांकन पढ़े थे तो मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ी थी, और मूल्यांकन की विशेषताओं में हाँ बिल्कुल, भील बालक आप सही करें, धारणा बन जाती है, और धारणा ही उनको पढ़ने नहीं देती है। आप यहाँ पर आओ। विद्यार्थियों के उनका जो हमने पढ़ा कि उपलब्धियों के विभिन्न स्तरों का मापन करने वाला मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि आपने जैसे हम ये जो चेक कर रहे हैं, ये आपके विभिन्न स्तरों के, यानी कि आपके सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा है। टेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टेस्ट आपके सभी स्तरों को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपके अधिगम के प्रश्न भी हैं, आपके बुद्धि के, व्यक्तित्व के, आपके आरटी के प्रश्न भी हैं, एनसीएफ के प्रश्न भी हैं, मूल्यांकन के प्रश्न भी इसमें। तो आपके सिलेबस के सभी स्तरों को, और सभी स्तर के प्रश्न है इसमें, कठिन स्तर के से लेकर सरल स्तर तक के। तो ये जो इस तरह का मूल्यांकन या टेस्ट कहा जाएगा, विश्वसनीय, वैध, विभेदनकारी या व्यापक। ये व्यापक आंसर किस किसने दिया है जी? ए वाले, ये जीत गए। व्यापकता इसी को कहते हैं कि आपके टेस्ट का एरिया क्या है। अगर सिलेबस को लगभग कवर कर रहा है पूरे को, तो वो व्यापक कहा जाएगा, ठीक है। भाई आपने साल भर बच्चे को पढ़ाया, बहुत सारी चीजें आपने सिखाई, और प्रश्न दिए दो चैप्टर में से, तो वो व्यापकता होगी क्या? नहीं होगी। पहली बात, व्यापकता किसको कहेंगे? कि जो भी आपने सिखाया लगभग सबका निचोड़ ले ले, वो उसको कहेंगे हम व्यापक। उपलब्धि स्तरों का, विभिन्न उपलब्धि स्तरों का मापन करता है, विभिन्न जगहों पर वो टेस्ट करता है, एक ही जगह पर फोकस नहीं रहता है। विभेदनकारी किसको कहेंगे? जो बच्चों में विभेद करने में सक्षम हो। अभी मान लो मैं इसको बहुत सरल दे देता, इतना सरल पेपर दे देता कि भाई क्लासिकल अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, और ये जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ऐसे ऐसे प्रश्न दे देता,
तो क्या आप में मैं अंतर कर पाता क्या, कौन सही है, किसको तैयारी अच्छी है? सबके 30 में से 30, सबके 30 में से 30 आए, तो ऐसे ऐसे टेस्ट का क्या ही मतलब जो भेद ही नहीं कर पा रहा है कि कौन बच्चा मेहनत कर रहा है, कौन बच्चा मेहनत नहीं कर रहा। तो विभेदनकारी टेस्ट किसको कहेंगे, जो आसानी से बच्चों की छटनी कर दे कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, उसको विभेदनकारी कहेंगे। विश्वसनीय टेस्ट में 2 शब्द मैंने लिखाए थे कि लगातार कितनी भी बार टेस्ट ले लो बच्चों के अंक परिवर्तन नहीं होता, उसको क्या कहा जाएगा, विश्वसनीय कहा जाएगा। वैध किसको कहा जाएगा, जो पढ़ाया है उसको ही पूछे, जो सिलेबस में है उसी को पूछे, जिस चीज को जांचना है उसी के प्रश्न आए। अभी मैं आपके इस टेस्ट में जो है वो स्मृति के प्रश्न दे देता, स्मृति आपके सिलेबस में है क्या, नहीं है। आईसीटी अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अगर उसके प्रश्न दे देता तो क्या टेस्ट वैध कहलाता है क्या, नहीं कहलाता, ये अवैध टेस्ट होता। जो चीज़ आपको सिखाई नहीं गई, जो चीज़ आपके स्तर की नहीं है, वो मैं आपसे पूछूंगा तो क्या आपका सही मूल्यांकन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो वो अवैध कहलाएगा। ठीक है, तो ये चारों शब्द आपको समझा दिए हैं मैंने, और जब किसी को और समझना है तो वो वीडियो जाके देख ले, वहाँ पे बहुत डिटेल में धीरे धीरे समझाए हैं। ठीक है, आ जाओ अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द फ्रॉइड के सिद्धांत से नहीं है। ये देखो टफ प्रश्न है जी, फ्रॉइड के सिद्धांत से कौन सा शब्द नहीं है। अब ये प्रश्न अगर आपने मान लो ये शब्द पढ़े भी ना हो तो एक शब्द तो आपने जरूर पढ़ा है इनमें से। देखो ये प्रश्न बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। बताओ। 27वां प्रश्न। वेरी गुड। सोनम गेमिंग। पूजा, ये ओ सुनीता कुमारी। समझ में आ गई बात। तो ये प्रश्न जो है वो सरल इसलिए दिया है ताकि आपको एक और नई चीज से पता पड़ जाए कि ये तो शब्द जो है एनिमिज्म जो शब्द है, जीववाद जो शब्द है, सजीववाद जो शब्द है, ठीक है, सजीवता जो शब्द है, वो पियाजे के सिद्धांत का शब्द है। ये सब शिक्षकों ने सब किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन ये 3 शब्दों में से आपने मैसोचिज्म, सैडिज्म या नार्सिसिज्म, आद्य पीड़न, पर पीड़न या स्वप्रेम, ये शब्द बहुत कम बार या बहुत कम बच्चों ने ये शब्द पढ़े होंगे। नार्सिसिज्म भी पढ़ लिया होगा, लेकिन ये आद्य पीड़न यानी कि मासोसिज्म और सैडिज्म आपने बहुत कम बच्चों ने आपने पढ़े होंगे। अब लेकिन जब ये पियाजे का है तो इसका मतलब कि ये तीनों शब्द किसके हुए, फ्रॉइड के। तो अगर मान लो ये शब्द कहीं पर आ जाए, ये तीनों शब्द, तो आप अपने नोट्स में लिख लो कि तो फ्रॉइड के शब्द हैं। क्लियर है बात। तो कठिन प्रश्न भी था ये। मान लो कहीं किसी एग्जाम में आ जाए कि मैसोचिज्म शब्द किसने दिया, तो मैसोचिज्म किसने दिया, फ्रॉइड ने दिया। अब इन फिर कहेंगे कि सर आप आगे चलो, मैं समझा भी देता है कि इन शब्दों का क्या मतलब है। इस पे तो कई बार प्रश्न आया हुआ है, नार्सिसिज्म पे तो। ठीक है, नार्सिसिज्म क्या है, जो बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसे अपने सुख की चिंता होती है, वो अपने प्रति जो है अपना उसका दायित्व होता है, उसको नार्सिसिज्म कहते हैं। छोटे बच्चों के लिए शैशवावस्था में पाया जाता है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। ठीक है, फ्रॉइड के अनुसार जो है नार्सिसिज्म किस में पाया जाता है, शैशवावस्था में, यानी कि बच्चे को अपने सुख से मतलब होता है, दीन दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं था। पापा की जेब में पैसे हो ना हो, उसको अपना तो गुब्बारा चाहिए तो चाहिए, उसको खिलौना चाहिए, ठीक, उसको टॉफी चाहिए, रोएगा नहीं तो वो कहेंगे नार्सिसिज्म। यानी स्व प्रेम होता है, खुद के जीव से प्रेम है, उसको मरो दुनिया जाके अपने बाढ़ में। लेकिन अगर आप इसको गूगल सर्च करेंगे नार्सिसिज्म को, तो सामान्य अर्थों में, आम जन भाषा में, अंग्रेजों में नार्सिसिज्म किसको कहा जाता है, जनरली किशोर अवस्था के लिए कहा जाता है कि किशोरावस्था के बच्चे नार्सिसिस्ट हो जाते हैं। यानी कि वो अपने जो है ना खुद से प्रेम, खुद की बॉडी से प्यार होता है, सजते संवरते हैं, कटिंग अच्छे से करवाएंगे, चोटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो गोभी वाला कट करा लेंगे यहाँ से छिलवा के, यहाँ पे गुच्छा सा बनवा के। ठीक है, तो वो अपने शरीर के लिए इतने, वो मतलब कहते हैं कि अपने शरीर के प्रति बहुत ही प्रेमी होते हैं, अपने शरीर को बहुत लाड करते हैं, तो उनको नार्सिसिस्ट कहा जाता है सामान्य जनभाषा में। लेकिन अगर शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाए, मनोविज्ञान में देखा जाए, तो नार्सिसिज्म शब्द कहाँ पर यूज किया जाएगा, शैशवावस्था में। और नार्सिसिज्म शब्द दिया किसने, फ्रॉइड ने। ठीक है, इतना सा तो आप याद रखें। चलो अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जीववाद अपना। 29वां प्रश्न जो है, 28वां प्रश्न जो है, अधिगमकर्ताओं में व्यक्ति भेद के कारण है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों पाई जाती है।
हर व्यक्ति विभिन्न गुणों में अलग अलग होता है। चूंकि मनुष्य में जो है विकास का क्रम एक जैसा होता है, फिर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो पाई जाती है। हम सब एक जैसे नहीं दिखते। हमारे कदकाठी अंतर है, हमारे बोलने की टोन में अंतर है, हमारे सारे सामाजिक परिवेश में अंतर है, हमारी बुद्धि के स्तरों में अंतर है, हमारी अभिवृत्तियों में अंतर है, हमारे अभी क्षमताओं में अंतर है, अभी योग्यताओं में अंतर है, हमारी रुचियों में अंतर है। ये अंतर क्या है? व्यक्तिगत भेद है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है। हर व्यक्ति समान, दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते। दो जुड़वा भाइयों की भी अभिवृत्ति अलग अलग होगी, रुचियां अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है। सो किस लिए होता है? आनुवंशिकता और वातावरण का जो मिक्सचर होता है ना, उसकी वजह से। दो समान बुद्धि वाले व्यक्ति जिनकी आईक्यू लेवल 125 है मान लो दोनों का, तो भी वो दोनों एक दूसरे से समान नहीं होंगे, क्योंकि रुचियां अलग हो सकती है, अभिवृत्ति अलग हो सकती है, सामाजिक स्तर अलग हो सकता है। तो वातावरण और आनुवंशिकता का जो मिक्सचर होता है, इंटरेक्शन होता है, अंतर क्रिया होती है, उनकी वजह से व्यक्ति में भेद आते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है जी। रीट 2022 हिंदी मॉडल टेस्ट होंगे भाई, चल रहे हैं मैडम के। ट्यूसडे से लेके सैटरडे 7 PM मैडम आती हैं। टेस्ट दें प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी ऐप पर 12 बजे से। और अपने टेस्ट का सही मूल्यांकन, अपनी पढ़ाई का सही मूल्यांकन चाहते हैं तो एक ही अटेम्प्ट करें। ठीक है ना। कुछ बच्चे करते हैं कि सर मेरे भी 30 में से 30 आए थे। भाई तूने 4 बार अटेम्प्ट कर लिया टेस्ट, है ना, तो वहाँ 4 मौके नहीं मिलेंगे। वहाँ पर एक बार गोला भर गया तो भर गया, चाहे वो गलत भरा सही भरा, वो फिर तुम गए काम से। तो यहाँ पर भी उसी स्तर पर 5-5-10 मिनट में टेस्ट दे रहे हो तुम, सोच समझ के पूरा टाइम लेके और फिर टेस्ट दो, तभी तो सही मूल्यांकन होगा। ठीक है। गुरुजी मेरी भी सुनो, क्लास रोजाना होती है क्या? अरे क्लास रोजाना नहीं होती मीना बॉय, क्लासें हो चुकी है, सिलेबस खत्म हो गया है। आपके 5 टेस्ट होने हैं, जिसमें से आज पहला टेस्ट का सॉल्यूशन हो रहा है। ये रीट की मॉडल टेस्ट सीरीज चल रही है। मैडम का टेस्ट जो है वो भी लाइव होगा। ट्यूसडे से सैटरडे 7 PM मैडम आती हैं। ट्यूसडे और सैटरडे को, ट्यूसडे सैटरडे मंगलवार और शनिवार को मैडम का जो है लाइव सॉल्यूशन होगा। ठीक है। निःशुल्क साइंस एंड मैथ्स की टेस्ट सीरीज भी इसी प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी ऐप पर चल रही है। टेलीग्राम चैनल इनका देख लीजिए, प्रेप ऑनलाइन SN सरकारी नौकरी। ठीक है, ये याद रखें। प्रेप ऑनलाइन के और भी चैनल है, ये लोग नीट वगैरह की तैयारी भी करवाते हैं प्रेप ऑनलाइन पर। सो आपके काम का कौन सा चैनल है? मोहम्मद खान सर कल होगी क्लास? नहीं, मेरी क्लास कल नहीं होगी भाई, मैंने अभी शुरू में शेड्यूल बताया है मेरा कब कब है। 5 तारीख को होगा मेरा। ठीक है। सो प्रेप ऑनलाइन आप ध्यान रखें। निःशुल्क साइंस और मैथ्स की टेस्ट सीरीज निःशुल्क चल रही है। प्रेप ऑनलाइन आपके पास डाउनलोडेड है, तभी आप यहाँ पर हैं। सो ये भी आप दें और इस ऐप को, इस टेलीग्राम लिंक को आप रिकॉर्ड कर ले, याद करें। दोबारा आएंगे 5 तारीख को। ठीक है मीना बॉय। मूल्यांकन को डैश शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए मूल्यांकन को। अरे मूल्यांकन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है किस दिशा में जा रही है। और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो अचीवमेंट होना है, वो जो व्यवहार में जो है व्यवहार में परिमार्जन होना है, व्यवहार में जो परिवर्तन किया जाना है, जो लर्निंग के आउटकम यानी कि व्यवहार का प्रतिफल या अधिगम का जो प्रतिफल आना है, वो हमको कैसे पता होगा कि किस स्तर तक आया है, बदलाव किस स्तर तक आया है, व्यवहार में परिवर्तन किस स्तर तक आया है। हम कैसे जांचेंगे? मूल्यांकन से जांचते हैं। अगर मूल्यांकन ही नहीं होगा तो हमको, अरे अभी पिछले साल 10वीं 12वीं का बोर्ड नहीं हुआ तो सारी दुनिया क्या बोलने लगी? अरे ऐसे पास कर दिया, पता ही नहीं, गधे घोड़े एक कर दिए सब ने, है ना। तो गधे घोड़े एक होने नहीं चाहिए ना, मूल्यांकन तो होना चाहिए किसने कितना सीखा है। ठीक है। सो मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए मूल्यांकन। क्या नंबरों के बस नंबर दे के छोड़ दो? नहीं, नंबर देना कौन सी प्रक्रिया है? मापन, मेजरमेंट। तो नंबर देना ही मूल्यांकन नहीं है। नंबर आए हैं, इसके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालने हैं, अवलोकन करना है, विश्लेषण करना है उन नंबरों का कि इस बच्चे के किस किस सेक्शन में कितने कितने नंबर आए हैं। जैसे मान लो आज किसी बच्चे के 26 प्रश्न सही हैं, 4 गलत हैं, फिर वो ये देखेगा कि नहीं मापन तो हो गया, 26 बटा 30 नंबर आ गए उसके। ठीक है ना, 30 में से 26 नंबर उसके आ गए, मापन तो हो गया, लेकिन मूल्यांकन नहीं हो। मूल्यांकन क्या होगा? जब वो अपने इस पेपर का विश्लेषण करेगा, इसमें देखेगा कि भाई मेरे किस किस सेक्शन के क्या क्या प्रश्न गलत हुए हैं। मान लो उसके चारों ही व्यक्तित्व वाले गलत हो गए,
तो फिर वो कहेगा कि भाई मेरे को सब चकाचक है, मेरा सब बढ़िया जा रहा है, व्यक्तित्व तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, तो उस चैप्टर पर मेरे को मेहनत करनी है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका मूल्यांकन जो है केवल नंबरों के संदर्भ में नहीं होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। केवल लिखित कार्य पे होने चाहिए क्या मूल्यांकन? नहीं, मौखिक भी हो सकता है, अवलोकन भी किया जा सकता है, इंटरव्यू भी किया जा सकता है, ठीक है। तो केवल लिखित कार्यों पर ही मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। एक अलग गतिविधि के रूप में मूल्यांकन होना चाहिए, नहीं, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। अलग गतिविधि अलग से नहीं होती है, उसका हिस्सा ही मानकर लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए मूल्यांकन। तो हमारा पहला उत्तर सही है 29 में, ठीक है। आखिरी उत्तर, आखिरी प्रश्न जल्दी जल्दी कराओ, तो जल्दी जल्दी करा दिए, ठीक है जी, कोई बात नहीं, 1.5 घंटा लग गया, थोड़ी सी नई जानकारी मिल गई आपको। अरे भाई अब तो आखिरी प्रश्न में क्या जल्दी, ठीक है। हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु क्या किया है? ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपने पढ़ा, उसमें कहा है कि भाई कुछ बच्चों ने जो है थोड़ी बहुत पढ़ाई करके पहले दूसरे में छोड़ दी, ड्रॉप आउट्स बोलते हैं जिनको, या कुछ लोग जो हैं बच्चे जो है 8-8-9 साल के हैं, या तो कचरा बीन रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, घर पे बैठे आ ही नहीं रहे पढ़ने, माँ बाप का कहना नहीं मानते। तो ऐसे बच्चों के लिए आरटी में क्या प्रावधान है? उन बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है। देखो आरटी में एक प्रावधान है, एज करिकुलम, मैंने पढ़ाया था कि जो बच्चा जिस एज का है, अगर वो पहली बार भी पढ़ने आ रहा है, मान लो 8 साल का बच्चा पहली बार पढ़ने आ रहा है, तो उसको कौन सी कक्षा में बिठाएंगे, पहली में या तीसरी में? जी हमने उसको तीसरी कक्षा में पढ़ाएंगे। अरे अशोक जी पारिक नहीं, तूफानी छोरा, अरे वाह, ठीक है। सो हमने क्या कहा था कि एज करिकुलम है, जिस उम्र का बच्चा उस कक्षा में बिठाओ, चाहे वो पहले दिन ही पढ़ने आया हो। मान लो कोई 10 साल का बच्चा पहली बार स्कूल आया है, तो हम उसको कौन सी कक्षा में बिठाएंगे? उसको 10वीं क्लास में बिठाएंगे, पहली क्लास में बिठाएंगे, चौथी क्लास में बिठाएंगे? चौथी क्लास में बिठाएंगे। 10 साल का बच्चा चौथी 5वीं में होना चाहिए, तो उसको चौथी या 5वीं कक्षा में हम बिठाएंगे, ये बात याद रखें। अब भाई चौथी में कैसे बिठा देंगे, उसको तो कुछ आता ही नहीं, पहली बार ही पढ़ने आया है। तो भाई अपनी उम्र के बच्चों के साथ बिठाओ। तो फिर उनकी उम्र के बच्चों के साथ बिठाएंगे तो क्या करेंगे? विशेष पाठ्यक्रम बना देंगे क्या उसके लिए? नहीं। विशेष प्रशिक्षण लागू करेंगे, हाँ, उनको अलग से कुछ प्रशिक्षण देंगे। उसको फिर बाद में जो है, जैसे बाकी बच्चे चले गए, उसकी उपचारात्मक पढ़ाई होगी, उसका उपचारात्मक शिक्षण होगा, अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी उसको, जो पिछला उसका बकाया उसको अलग से पूरा करवाया जाएगा। तो ये बात इस संदर्भ में सही है। विशेष पाठ्यक्रम जो है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, ठीक है। पाठ्यक्रम नहीं बदल देंगे उसके लिए, पाठ्यक्रम तो वही रहेगा, चौथी क्लास का ही, जिस कक्षा में बैठा वही पढ़ेगा, वही सिखाना उसको, लेकिन उसको ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत है, उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम में अंतर समझिए। पाठ्यक्रम नहीं बदल देंगे। पाठ्यक्रम तो आरटी में कहा कि उसको तो चौथी क्लास में बिठाओ। अगर कोई बच्चा 10 साल का पहली बार पढ़ने आ रहा है, तो उसको चौथी क्लास में ही बिठाना चाहिए, लेकिन तो पाठ्यक्रम तो नहीं बदलेगा, पाठ्यक्रम चौथी का पढ़ेगा। तो फिर उसको बराबर कैसे लाएंगे बाकी बच्चों के लिए? उसको अलग से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उस पर अलग से मेहनत और की जानी चाहिए। अलग से विद्यालय खोल दें 10-10 साल वालों के लिए, भाई जो ड्रॉप आउट्स हैं उनके लिए अलग स्कूल खोलते हैं। ऐसा खुला है कि कोई स्कूल नहीं खुला ना, अलग से विद्यालय। अलग से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की बात करी, स्पेशल एजुकेशन भर्ती करवाएं उनके लिए, अलग से टीचर्स हों जो ड्रॉप आउट्स को पढ़ाएं। ऐसी कोई भर्ती निकली है क्या रीट में कि भाई तुम ड्रॉप आउट्स को पढ़ाएं? ऐसा कोई नहीं होता ना। तो सिंपल सी बात है, उनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उनमें बुद्धि तो होती है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा प्रशिक्षण ज़्यादा देंगे, विशेष ट्रेनिंग देंगे, तो वो भी बाकी बच्चों के बराबर आ जाएंगे थोड़े ही दिनों में, ठीक है। सो ये आपका प्रश्न जो है, ये आपका पेपर यहाँ पर हो गया है। रीट का भूखा, आप यूएसए से हो क्या? अच्छा, ये दिख रहा है क्या यूएसए? अरे क्या ब्रांडेड, ठीक है। ऐसे पहने थे यार, क्या है कि गर्मी है तो कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। तो अब बोलो, कोई प्रश्न वगैरह, कुछ समस्या आपकी? रीट का भूखा यूएसए देख रहा है यहाँ से। नाइस क्लास, ठीक है जी। 38 में से 30, 38 तो प्रश्न नहीं थे महाराज, कहाँ से 38 दीजिए फिर को। अब हमारा शेड्यूल सुन लो। टेस्ट नंबर 1 आज 2 तारीख को हो चुका है, अगला टेस्ट मेरा 5 तारीख को है।
उसके बाद उससे अगला टेस्ट 11 को होगा, फिर 12 को होगा, फिर 16 को होगा। ये 5 टेस्ट होंगे आपके शिक्षा मनोविज्ञान के। ठीक है, मोहम्मद खान बिल्कुल बी आपका उत्तर सही है। अशोक यादव, रीना गुजर, अशोक यादव ठीक है, आपके 27-28 नंबर आ रहे हैं। जिनके 27-28 वगैरह ठीक है, ये पेपर रोजाना करवाते हो क्या? नहीं भैया, ये दे दिया है आपको सिलेबस। 5 पेपर होंगे रीट से पहले, 5 बहुत हैं आपके अपने मूल्यांकन के लिए। इस पेपर में जो कमियां रही हैं, जो जो प्रश्न गलत हुए हैं, उनको दोबारा से पढ़ें, उस क्षेत्र में आप वो अपना मूल्यांकन स्वयं करें और मूल्यांकन के हिसाब से अपने आप में सुधार करें। मोटिवेशनल माइन्यूट सर, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल हाँ, लेकिन सर मोटिवेशनल स्पीच नहीं देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो धांसू वाली शेर व शायरी चुटकुले वगैरह आ सकते हैं, रट सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे पता है कि उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी क्लास में सिर्फ नॉलेज की बात होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, जिससे आपके ज्ञान में परिवर्तन आए। तो ये आपका शेड्यूल है, इसको याद रखें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे 5 तारीख को रात को 8 से 9 बजे। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि। ठीक है, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम आपको भी केदारमल जी, ज्योति जी, नाइस क्लास, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, टाटा बाय बाय।